सीखो। रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने से भारत की सनातन संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान मिली। सीएम रेखा गुप्ता ने दिया सख्त निर्देश, ओपन बर्निंग पर प्रतिबंध, खुले में कचरा जलाने वालों पर 5,000 तक का जुर्माना। सांसद कंगना रनावत ने लोकसभा में भाषण के दौरान प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आईओसीएल के साथ साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के जीवन स्तर पर सुधार के लिए नए विकास की सुविधाओं का ऐलान। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का दिन हर भारतीय के लिए विशेष है। हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची में हमारा अपना त्योहार दीपावली को शामिल किया गया है। हम सभी देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसपे मैं दिल के गहराई से आप सभी को बधाई देती हूं और बधाई देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। दीपावली का त्योहार हम सब जानते हैं कि प्रकाश, आशा और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यूनेस्को का यह सम्मान रामायण की करुणा, मर्यादा और धर्म आधारित हमारी लोक संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है। यह वही दिशा है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पंच प्रण के माध्यम से देश के सामने रखा। अपनी विरासत पे गर्व, अपनी संस्कृति पे गर्व करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योग, कुंभ, दुर्गा पूजा, गरबा पहले ही विश्व धरोहर के प्रतीक है। अब दीपावली भी विकास भी और विरासत भी की इस यात्रा को आगे लेके जाएगी। सभी देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर के दिवाली के त्योहार को यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर सेलिब्रेट करें। इस वर्ष दिल्ली ने भव्य दिवाली मनाई। हम संकल्प लेते हैं कि हर साल राम नाम के दीप और अधिक उजाले के साथ जलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अग्निशमन विभाग के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और जिसमें आग से सुरक्षा संबंधी एनओसी जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि होटल, रेस्तरां, नाइट क्लब और मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को किसी भी अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता ने फायर विभाग को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने का आश्वासन दिया है और यदि किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो सरकार को अवगत कराने को कहा गया। साथ ही जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के बीच में महत्वपूर्ण समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के तहत दिल्ली को सुंदर, स्वस्थ और व्यवस्थित बनाने के लिए फ्लाईओवर सजाना, अस्पतालों में जरूरी उपकरण लगाना, वाटर एटीएम और ऊर्जा केंद्र और बसों की ब्रांडिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा ने इस राजधानी में जीवन स्तर पर सुधारने की दिशा में अहम कदम बताया।
दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ओपन बर्निंग पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है। खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। सीएम ने सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह किया है कि खुले में कचरा न जलाएं। आप सभी का एक छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कंगना रनावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूं। मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एफआईआर एफआईआर, ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एफआईआर एफआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एफआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर एवरी, और यहाँ पर फ्लैग कार्ड यूज करना भी अलाउ। महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना उनकी, आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं, ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई है
और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है, और इस वक्त की वो अध्यक्ष है, उनकी जो है आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर आया, एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये वोटर, ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं, और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए, और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। जय हिंद। लोकसभा में सांसद रविशंकर प्रसाद ने चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा में टिप्पणी की। हमारे प्रदेश की बात कर रहे थे माननीय वेणुगोपाल जी, बिहार हमारा प्रदेश, आपको मालूम है ना मिस्टर वेणुगोपाल, आई होप यू आर अवेयर दैट आई कम फ्रॉम बिहार, आई एम एन एमपी फ्रॉम बिहार, ओके, यू टॉक लॉट अबाउट माय स्टेट। सुनिए, आपको बताऊं सर, कैंडली बी सीटेड, बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया, इनको सिर्फ 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ 5, सिर्फ 5। सर लेके चल, ओवैसी जी कहाँ हैं? धन्यवाद कांग्रेस। ओवैसी जी भी बराबर नहीं है, ठीक है। सर आप एक चीज मुझे बताइए, सर को लेके इतना घूमे राहुल गांधी जी, बाद में तफरका भी हो गया कि तेजस्वी कहे कि भाई मैं पीछे क्यों हूं जीप पर, तो वो भी चला बहुत, इतना घूमे, इतना हल्ला किया, रिजल्ट आया सिर्फ 5 सीट, और हम लोग को 243 में सर निर्णायक विजय आई। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जनता आपको इसलिए वोट नहीं देती कि जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार का काम देखा है, उनके काम के कारण वोट देती है, जिताती है। जब तक आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और सर मैं एक बात यहां पर क्लैरिफाई, मैं हाथ उठा रहा था, माननीय वेणुगोपाल जी ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हैं,
वहां बहस भी कर रहे हैं। तो संसद की कुछ मर्यादा होती है। माननीय कानून मंत्री जी, इसका जरा विचार आप करें कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं, तो उसी विषय को आपको यहां उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, you mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about Sir and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. सर, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरी गंभीर आपत्ति है। Let the issue be examined, and if my objection is found to be correct, his entire observation should be deleted from the record. I repeat, if on his own showing he is a petitioner in the Honorable Supreme Court on the issue of Sir and other fanciful allegations against the Election Commission, I'm sorry, he cannot participate in the debate and repeat the same question. It is against parliamentary norms, and therefore delete all his comments from the record of this debate. Yes. That is my formal request. You should have moral. You should have moral. Let the chair take a stand, please. Go. I did not interrupt you, Mr. Venugopal. You are a very learned man. You are a very eloquent man. Sir, kindly you are a very aggressive man. Sir, kindly address but the I chair. heard you patiently. Now you better hear me patiently. Sir, okay? kindly address the chair, sir, please. सर, यहां पर एक बात और जानना जरूरी है सर। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं। सही। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इसमें तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। तब ठीक है। ठीक। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर, ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। सर, थोड़ा मैं भारत के इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं सर, तो थोड़ा इस रिकॉर्ड्स को बताना जरूरी है सर। भारत आजाद हुआ तो बहुत चर्चा थी किसको वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो फिर पूरे विस्तार के बाद कहा भारत के आम नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। कॉमन पीपल रिगार्डलेस ऑफ हिज सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो वोट देगा, चुनाव लड़ेगा भी सर। आज देखिए सर, भारत के लोकतंत्र में आम आदमी कितना मजबूत है कि उन्होंने एक नई बात, नो मोर एंटी इनकम्बेंसी, जो अच्छा काम करेगा उसको जिताएंगे और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको हराएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 3 बार जिताया है। अभी हम और बहुत लंबा रहने वाले हैं, चिंता मत करिए वेणुगोपाल साहब, बहुत लंबा रहने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता हमारे काम को देखती है। कल सर मैं अजीब बात सुन रहा था, कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि जर्मनी में बैलेट पेपर है, अमेरिका में बैलेट पेपर है। सर, आज तक तो मैंने सुना था कि हमारे समाजवादी मित्र भारत पर बहुत विश्वास करते हैं, पूरा विदेश में नहीं देखते हैं विदेश की बात। क्या भारत की अच्छी बात हम दुनिया में बता नहीं सकते सर? ये एक बड़ा सवाल है, उस पर मैं चर्चा करूंगा सर। अच्छा, जरा बैठा, मैं बोलूंगा ईवीएम पर बोलूंगा। सर, मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना। इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।